नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो जुलाई यानी कि 30 जुलाई 2026 का आपका एग्जाम है, जो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का BA पार्ट 3 का पेपर कोड देखिए PH05। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि राजनीतिक शक्ति एवं स्रोतों को बांटने की प्रक्रिया है, समझाइए। राजनीतिक शक्ति एवं स्रोतों को बांटने की प्रक्रिया क्योंकि राजनीति के माध्यम से कुछ विशेष लोगों को एक विशेष जन समूह के प्रतिनिधित्व के तौर पर शक्ति प्रदान की जाती है। इस शक्ति का बंटवारा उन प्रतिनिधियों में उनके कार्य के अनुसार कर दिया जाता है। इस शक्ति का उपयोग वह सत्ता के संचालन के लिए करते हैं और जो भी उनके पास उपलब्ध स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोकतंत्र का अभिजातीय वर्गीय सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, लोकतंत्र के अभिजातीय वर्गीय सिद्धांत का अर्थ कि समाज में कुछ खास लोगों के पास वास्तविक शक्ति होती है, भले ही औपचारिक रूप से लोकतंत्र हो, और ये लोग अपनी नीतियों को लागू करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है अरस्तु के उक्त कथन को समझाइए। अरस्तु ने एक कथन दिया है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। इस कथन को देखिए आप, इसका अर्थ देखिए कि राज्य व्यक्ति के विकास और पूर्णता के लिए आवश्यक है और व्यक्ति को पूर्णता राज्य में ही संभव है, न कि उसके बिना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, राज्य और व्यक्ति के लिए नैतिकता के संबंध में दो अलग अलग विधान क्या हैं, समझाइए। दो पृथक यानी अलग अलग विधान कौन कौन से देखिए। राज्य एवं व्यक्ति के लिए नैतिकता के संबंध में दूसरा विधान यह है कि राज्य और व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने में संकोच ना करे। जहाँ राज्य का कर्तव्य अपनी जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है, वहीं व्यक्ति का कर्तव्य एक आदर्श नागरिक की भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव स्वभाव के बारे में लोक के विचार बताइए। किसके? लोक के विचार बताइए। जॉन लॉक के मुताबिक मनुष्य एक सामाजिक है, शांति प्रिय है, बुद्धिमान प्राणी है। लोक के मुताबिक मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी नहीं होता है और शांति और समृद्ध जीवन जीना चाहता है। इंपोर्टेंट सवाल है, वेरी। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय के दो सिद्धांत कौन कौन से देखिए। जॉन रॉल्स ने न्याय के दो सिद्धांत दिए। पहला, सभी को समान बुनियादी अधिकार देना, स्वतंत्रता मिलनी सबको। दूसरा दिया, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वह सभी के लिए, खासकर सबसे कम भाग्यशाली सबसे कम भाग्यशाली लोगों के लिए अधिकतम लाभप्रद हो। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद सिद्धांत समझाइए। किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। सिद्धांत जिस संरक्षक वर्ग के लिए साम्यवाद या साम्यवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरक्षण वर्ग के लिए साम्यवाद या साम्यवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। एक आदर्श राज्य के लिए उनकी कल्पना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शासन वर्ग में स्वार्थ और भ्रष्टाचार को दूर करना है। प्लेटो ने एक ऐसी व्यवस्था को सुझाव दिया जिसमें शासन वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का स्वामित्व नहीं होगा, बल्कि वे राज्य के लिए काम करेंगे और उनकी सभी आवश्यकताओं राज्य द्वारा पूरी की जाएगी। प्लेटो ने शासन वर्ग के लिए परिवार और निजी संपत्ति को प्रतिबंधित किया ताकि वे राज्य के हितों पर ध्यान केंद्रित कर सके और व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त रहे। प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद से अलग है, जो उत्पाद के साधनों पर राज्य के स्वामित्व की बात करता है, जबकि प्लेटो का साम्यवाद है। अरस्तु द्वारा प्रस्तुत सरकार का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। किसके द्वारा? अरस्तु के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए, अरस्तु के अनुसार सरकार के तीन मुख्य रूप होते हैं: राजतंत्र, अभिजातंत्र और राजनीति। जब शासन लोगों के बजाय अपने हितों के लिए शासन करता है तो राजतंत्र तानाशाही में बदल सकता है। जब शासन वर्ग लोगों के बजाय खुद के लाभ के लिए शासन करता है तो अभिजात तंत्र कुल नीति तंत्र बन
बन सकता है। अरस्तु का मानना था कि जब शासकों का लक्ष्य समुदाय की भलाई हो तो राज्य शुद्धतम राज्य होगा। जब ऐसे राज्य में शासन स्वार्थी हो जाए तो राज्य विकृत राज्य कहलाता है। अरस्तु के अनुसार यदि संप्रभुता एक व्यक्ति में नियत है तो वो राजतंत्र है। पुस्तक को 6 अध्यायों में विभाजित किया गया है जो अर्थशास्त्र को परिभाषित करना शुद्ध करते हैं। पाठ ये वर्णन करते शुरू करता है कि अर्थशास्त्र और राजनीति दो प्रमुख तरीके से अलग हैं। एक वे जिन विषयों से निपटते हैं। अरस्तु पहले से वैज्ञानिक और इतिहास में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक में से एक थे। सबसे महान दार्शनिक में से एक होने के नाते अरस्तु के काम ने सदियों तक दर्शन को आकार दिया। उन्होंने विज्ञान और दर्शन के सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी योगदान दिया। उन्होंने औपचारिक तर्क के क्षेत्र में आविष्कार किया। ये अरस्तु के बारे में कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, होम्स के बारे में बताना। किसके बारे में? होम्स के बारे में विशेषताएं बतानी। देखिए, होम्स की प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता सही गलत ये आप देख सकते हो। ये स्क्रीनशॉट ले लो और ये पढ़ लेना आप। नियंत्रण था, ये देख सकते हो, बहुत बड़ा आंसर है इसका, आप देख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों को लागू करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो देखिए, ये हम देखते हैं। लोक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वेच्छा से संपत्ति जो तो एकत्रित कर सकता है, परंतु प्राकृतिक कानून दूसरे व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण को स्वीकृति नहीं दे सकता। लोग का ये भी मानना है कि यदि किसी के पास में आवश्यकता से अधिक संपत्ति हो तो उसे जन संपत्ति माना जाना चाहिए। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति उसके प्राकृतिक अधिकार है। समाज न तो संपत्ति पर नियंत्रण कर सकता है और न ही कर लगा सकता है। प्राकृतिक संपत्ति सभी मानव को संपत्ति है, उस पर सभी का अधिकार है। लोक ने कहा, किसने कहा? लोक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था की कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ये अब अगला क्वेश्चन देखिए कि प्लेटो द्वारा, इंपोर्टेंट सवाल है कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक राजा का शासन संबंधित विचार को स्पष्ट कीजिए। किसके? राजा का शासन। प्लेटो के विचार के अनुसार हम देखते हैं, आप देख सकते हो कि दार्शनिक शासक अपने अधिकार को केवल अपने विशेषज्ञ ज्ञान से ही प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि पूरे शहर के प्रति अपने प्रेम और अपनी निष्पक्षता और न्याय से भी प्राप्त करते। उनका राजनीतिक अधिकार न केवल तर्कसंगत था कि बल्कि शासितों की सहमति के आधार पर काफ़ी हद तक नैतिक भी था। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा सभी मानवीय गुणों का भंडार होता है। ये भी आप देख सकते हो, क्या होता है? भंडार होता है। दार्शनिक राजा के पास राज्य के सिद्धांतों का निश्चित ज्ञान होना चाहिए। ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये पढ़ लेना आप, बहुत बड़ा आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन देखिए, रूसो द्वारा, आगे देखिए कि रूसो द्वारा विवेचित सामूहिक ईर्षा और सामान्य ईर्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। किस किस के बारे में पूछा? रूसो के द्वारा जो ईर्षा, सामान्य ईर्षा की अवधारणा को क्या करना? स्पष्ट करना। आप देख सकते हो। तो देखिए, हम आंसर करते हैं इसका। रूसो के अनुसार सामूहिक ईर्षा सभी नागरिकों की व्यक्तिगत ईर्षाओं का योग है जो जरूरी नहीं है कि सार्वजनिक हित के अनुरूप हो, जबकि सामान्य ईर्षा समाज के सभी सदस्यों के साझा हित और कल्याण को ध्यान में रख कर बनाई गई ईर्षा है जो हमेशा सार्वजनिक हित के लिए होती है। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामूहिक ईर्षा और सामान्य ईर्षा की अवधारणा को विस्तार से विवेचना की है। तो आप देख सकते हो, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रूसो की पुस्तक का नाम बताइए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सामूहिक ईर्षा देखिए कि रूसो के अनुसार सामूहिक ईर्षा एक ऐसी ईर्षा है जो समाज के लिए सदस्यों की ईर्षाओं का योग है। ये ईर्षा समाज के हित में होती है और समाज के सभी सदस्यों के लिए लाभकारी होती है। अब सामान्य ईर्षा देख सकते हो कि विल ऑफ ऑल। रूसो के अनुसार सामान्य ईर्षा एक ऐसी ईर्षा है जो समाज के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत ईर्षाओं का योग है। ये ईर्षा व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देती है। अब इसका अंतर देखिए, डिफरेंस। सामूहिक ईर्षा और सामान्य ईर्षा में मुख्य अंतर रहे। सामूहिक ईर्षा समाज के हित में होती है, लेकिन जबकि सामान्य ईर्षा व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देती है। सामूहिक ईर्षा का उद्देश्य समाज की सामूहिक भलाई को बढ़ावा देना है, जबकि सामान्य ईर्षा उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ को बढ़ावा देना होता है।
अब निष्कर्ष। रूसो के अनुसार सामूहिक ईसा और सामान्य ईसा दोनों ही समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन सामूहिक ईसा का प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि समाज के हित में होती हैं और न ही समाज की सामूहिक भलाई को बढ़ावा देती हैं। रूसो द्वारा विवेचित सामूहिक ईसा और सामान्य ईसा की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक और सामूहिक ईसा समाज के सभी सदस्यों के ईसाओं का योग है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।